मैं डॉक्टर डी.के. शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा विषय होगा मादा प्रजनन का मुख्य जनन अंग, जिसे हम ओवरी कहते हैं। और जैसा कि हमने पिछले कुछ एपिसोड में बताया था कि इनकी संख्या 2 होती है, लेफ्ट और राइट, दायां और बायां अंडाशय। और ये भी हमने पहले जिक्र किया था कि गाय और भैंसों में दायां अंडाशय ज़्यादा सक्रिय देखा गया है और उसी सक्रियता के कारण उसका आकार भी ज़्यादा बड़ा होता है। और ये देखा गया है कि प्रत्येक अंडाशय का वजन लगभग 5 से 15 ग्राम, और अगर हम दोनों का औसतन वज़न लें तो ये लगभग 20 ग्राम आता है, एक एडल्ट काऊ और बफलो में, दोनों में। और इसका आकार एक अंडाकार, या इसको हम कह सकते हैं कि बादामनुमा आकृति वाला अंग है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं एक मोटे मटर जैसे दाने के आकार वाला जननांग है, जो कि ज़्यादातर हम भैंसों में देखते हैं। तो ये हमें मोटे तौर पे जो हम गुदा परीक्षण के दौरान अपने हाथ से महसूस कर पाते हैं, उस रचना की हमने बात की। लेकिन इसकी क्रिया प्रणाली जानने से पहले इसकी सूक्ष्म रचना भी हमें पहले जानकारी होना जरूरी है कि इसके अंदर कौन कौन से अंग और कौन कौन से उत्तक या टिश्यूज काम करते हैं। तो अब ये हम अंडाशय की सूक्ष्म रचना के बारे का जिक्र करेंगे। सूक्ष्म रचना अंडाशय की। तो एक अंडाशय को अगर सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने से हमें ज्ञात होता है कि ये अंडाशय मुख्य तौर पर 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला कॉर्टेक्स, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसे कॉर्टेक्स कहेंगे। दूसरा मेडुला, मतलब हम जब इस सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखेंगे तो इसको हमने सेक्शन मीन्स काट के नीचे देखना पड़ता है, यूँ नहीं अगर अंडाशय को निकाल के यूँ यूँ देखेंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा। ये तो रचना हम गुदा परीक्षण के आधार पर ये जो देख लेती है वो ही नीचे दिखाई देगा, लेकिन ये सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने से हमें पता लगता है कि इसको हम जब सेक्शन काट के सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखेंगे तब ये दिखाई देंगे कि ये 2 भाग हैं। जैसे कि अगर हम सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखें तो ये 2 भाग हैं। दिस इज कॉर्टेक्स और दिस इज मेडुला। कि अंडाशय की बाहरी भाग या बाहरी परत को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम कॉर्टेक्स का व्याख्या करेंगे या जिक्र करेंगे, क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ बनी होती है या इसमें क्या क्या चीज़ छिपी रहती है जो कि प्रजनन में हिस्सा ले सकती है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि प्रजनन की प्रत्येक क्रिया कॉर्टेक्स भाग में ही संपन्न होती है। अर्थात अंडे का बनना, मध्य चक्र में आना और गर्भावस्था के लिए तैयार करना,
मीन्स गर्भाशय को गर्भावस्था के तैयार करने की जिम्मेवारी भी इसी अंग से होती है, संचालित होती है। फिर इस भाग को और अगर हम सूक्ष्मदर्शी की क्षमता बढ़ाकर या उसकी रेंज बढ़ाकर हम देखें तो इसमें देखने से पता लगता है कि इस भाग में अंडे या ओवम, जिसको कहेंगे अंडे या ओवम, यहाँ गुच्छों के रूप में बिखरे पड़े होते हैं। जैसे कि इस भाग को अगर हमने देखा तो इसमें ये अंडे गुच्छों के रूप में बिखरे पड़े रहते हैं। इसका मतलब ये गुच्छे भी हैं, लेकिन ये बहुत सारे गुच्छे हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो ये अंडे और इन प्रत्येक गुच्छों को हम एग नेस्ट कहते हैं, या इन गुच्छों को एग नेस्ट कहा जाता है। और एक अनुमान के अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया है कि इन सभी एग नेस्ट के अंदर एक मादा के जन्म के समय इनकी संख्या, गाय और भैंस में हम फोकस करेंगे, लगभग 75,000 से 1 लाख तक हो सकती है। $75,000 से 1 लाख तक हो सकती है। और ये संख्या जन्म से लेकर उसके वयस्क होने तक यूं की यूं बरकरार रहती है, ना इसमें कोई संख्या में घटोतरी ना बढ़ोतरी, ये संख्या यूं की यूं रहती है। लेकिन जो ही मध चक्कर चालू होता है या पशु एडल्ट होता है या वयस्क होता है तो इस संख्या में घटोतरी या इस संख्या का घटना जारी हो जाता है। क्यों? हमने पहले भी जिक्र किया था कि प्रत्येक मध चक्कर में, जो कि 21 दिन में रिपीट होता है या मादा वो लक्षण रिपीट करती है, उसमें प्रत्येक मध चक्कर में 20 या 30 अंडों का खर्च होता है। हालांकि बच्चा बनने के लिए केवल 1 अंडा चाहिए, ये निश्चित है, 1 अंडे से ही एक पूरा जीव बनेगा। लेकिन उस मध चक्र में खर्चा उस मादा की तरफ से 20 या 30 अंडों का होता है। लेकिन ये जो इस एग नेस्ट में अंडे हैं जो कि गुच्छों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, अगर इनको हम और सूक्ष्मदर्शी की पावर बढ़ाकर देखा जाए तो इसको देखने से पता लगता है कि ये एग नेस्ट, मान लो ये एग नेस्ट है, इसका केवल हम एक भाग को अगर देखें तो उसका आकार क्या होगा। ये बिल्कुल सेंटर में ओवम या अंडा वास्तव में ये है एक, मीन बहुत बड़ी माइक्रोस्कोप की पावर बढ़ा के देखेंगे, है पता होगा माइक्रोस्कोप की पावर 3 पावर होती है माइक्रोस्कोप की, 10, 40 और 100। ये एक छोटे से छोटे माइक्रोस्कोप की पावर होती है, 10, 40, 100। पहली 10 पावर में अगर देखा सेक्शन के तो हमें 2 भाग दिखाई दिए, फिर पावर इसकी और बढ़ा देंगे तो हम इसमें ये गुच्छे दिखाई दिए, फिर एक और पावर बढ़ाएंगे तो हमने ये आकृति कि एक अंडे की आकृति का हमें दर्शन होगा या उसका हम विवरण देख पाएंगे। तो वास्तव में क्या है, बीच में ये अंडा है और इसको एक कोशिका की
तह ने घेरा होता है। ये सारी ये इस गुच्छे की एक सेल की रचना है। मीन्स इस अंडे को कुदरत ने एक बॉडीगार्ड दिए हैं कि उसकी रक्षा के लिए, कुदरती एक रक्षा है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें केवल एक तह है इस कोशिकाओं की, इस बॉडीगार्ड की, 1 लेयर ऑफ सेल्स इसकी रक्षा करते हैं। और इस अवस्था को हम प्राइमरी फॉलिकल का नाम दिया गया है वैज्ञानिकों ने इसको, मीन्स प्राइमरी फॉलिकल, या इसको हम इसका दूसरा नाम रेस्टिंग स्टेज ऑफ फॉलिकल, रेस्टिंग स्टेज ऑफ फॉलिकल। क्यों? समझो, दोबारा मैंने क्या बताया था कि ये अंडे जन्म से लेकर वयस्क होने तक सुस्त अवस्था में, क्योंकि उस मादा में कोई प्रजनन की एक्टिविटी नहीं होती। तो ये सभी अंडे, जिनकी संख्या हमने 75,000 से लाख भी हो सकती है, ये सभी एग नेस्ट में होते हुए, लेकिन ये रेस्टिंग स्टेज है इसकी, कि कोई सुस्त अवस्था है, कोई इसमें क्रियाशीलता नहीं है। दिस इज नोन एज रेस्टिंग स्टेज ऑफ फॉलिकल। मीन्स सारे अंडे लगभग 3 साल, या जब तक वो पशु मध चक्कर में नहीं आता तब तक है। 3 साल क्यों कहा गया है? क्योंकि मादा में, चाहे गाय हो भैंस में, उसकी वयस्क होने की उम्र हम 3 साल मानते हैं। अगर सब कुछ उसका खान पान, रहन सहन और उसका रख रखाव ठीक है, तो 3 साल में वो मध चक्कर में आनी चाहिए। मीन्स वो एडल्ट मानी गई है। इसलिए जब हम काउंट करते हैं जनसंख्या, तो 3 साल से ऊपर को हम एडल्ट मान लेते हैं। तो 3 साल तक सभी अंडे ये रेस्टिंग स्टेज ऑफ फॉलिकल के रूप में हम देख पाते हैं। और उसकी रचना केवल इतनी है कि बीच में ये वास्तव में ये ओवम है, जिसने कि प्रजनन में भाग लेना है या नई पीढ़ी का निर्माण करना है। और ये इसके क्यूमुलस सेल है, क्यूमुलस सेल को इसको कुदरत ने इसके लिए बॉडीगार्ड के रूप में दिए हैं, तो इसकी रक्षा के लिए, ताकि इसमें किसी तरह की वेस्टेज ना हो, दूसरे के साथ दूर रह सके। एक अंडा में जो हमने यहाँ साथ साथ दिखा रखे, वास्तव में इन बॉडीगार्ड से वो अलग अलग हैं। और ये जैसे हमने बताया था, एक मध चक्कर में 20 से 30 लेते हैं। ये कहीं से भी हो सकते हैं। एक मध चक्कर में 2 इसके, नेक्स्ट के 2 इसके, या 7 इसके, कहीं से भी होके। लेकिन ये देखा गया है कि ये एक मध चक्कर में इनकी संख्या 20, 25, 24, 26, 27, मैक्सिमम अब तक 30 अंडों की वेस्टेज होती है, या वो अगना बढ़ना शुरू करते हैं। सो अगर इस गणित के अनुसार हम देख सकते हैं कि एक मादा अपने जीवन काल में प्रजनन के लिए लगभग 1% से भी कम अंडों का इस्तेमाल करती है। पता लगा क्यों? बताओ, एक मादा गाय हो चाहे भैंस हो, कितने ब्यार बच्चे देती है? हैं? जान सकते हैं, आपने देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 बार हैं, इससे ज़्यादा शायद नहीं देखा होगा। लेकिन हम फार्मों के अनुभव पर मैं बता सकता हूँ, केवल मैंने भी अपनी ज़िंदगी में 18वीं बार, केवल वो भी फार्म पर जहाँ रिकॉर्ड रहता है हर एक चीज़ की सुविधा, वहाँ भी 18 से ज़्यादा ब्यात नहीं देखे हैं किसी के, ना ही कोई रिकॉर्ड है।
तो अगर हम ज़्यादा भी मान लें, 20-25 भी मान लें, तो इसका अगर अनुपात निकालें तो 1% से भी बहुत कम अंडे उसके जीवन काल में काम आते हैं नई पीढ़ी के निर्माण करने में। तो ये जो गणित है वैज्ञानिकों को एक नई दिशा देने में अब सहयोग कर रहा है कि ये पता लगा लिया था इतने अंडे होते हैं और इतने वेस्ट जाते हैं, तो ये कृत्रिम गर्भाधान का अब आधुनिकतम युग आने वाला है, जो भविष्य में शायद बहुत जल्दी ही आप देख पाएंगे, जिसको कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं, या भ्रूण प्रत्यारोपण की वैज्ञानिक ये चिंतित हैं कि इतने अंडे हम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ना इनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लिए जाएं। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी भैंस है तो उसमें केवल हम 15, 16, 17, 20, 25 या 25 का भी केवल अपेक्षा है या उम्मीद है, हमें हो सकता है बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन आज तक हुए नहीं है, कोई भी जीवन काल में 25 नहीं दिए हैं। या किसी ने सुने हैं? नहीं देखे होंगे हैं, 25 बच्चे देने वाले नहीं हुए। तो इस गणित का उपयोग वैज्ञानिक अब भविष्य में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या भ्रूण प्रत्यारोपण के रूप में कर रहे हैं, जो नियर भविष्य में बहुत जल्दी ही आपके सामने आने वाला है। और उसमें कोई और ऊपर से उतर के काम करने वाले नहीं होंगे, भ्रूण प्रत्यारोपण करने वाले आप लोग ही होंगे, क्योंकि उसकी अंतिम चरण बिल्कुल एआई के समान है, केवल थोड़ा सा फर्क है, यूँ नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, बिल्कुल इसी एआई गन से, इसी स्ट्रा से आप एआई की तरह ही हमने उसमें भ्रूण को मादा जननांगों में भेजना है। बस उसमें फ़र्क ये होगा कि जहाँ हम एआई में हम शुक्राणुओं को बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ते हैं, और इस आने वाले इस कृत्रिम गर्भाधान की आधुनिकतम तकनीकों में हम भ्रूण को सीधे यूट्राइन हॉर्न में भेजना है। केवल तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, या समय वो अलग होगा कि वो मध्यकाल में नहीं होगा। ये आपके आगे भविष्य की संभावनाएं हैं जो आप बिल्कुल सत्यार्थ होने जा रही है, शायद अपने जीवन काल में इसको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये पहले कॉर्टेक्स के बारे में बताया कि इसके जब ये प्राइमरी फॉलिकल इसका स्थान है वो कॉर्टेक्स है, जो कि वास्तव में जैसा कि हमने इसकी रचना के दौरान बताया था कि मध्यकाल में ये ही प्राइमरी फॉलिकल विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर ग्रेफियन फॉलिकल का रूप लेगा। ग्रेफियन फॉलिकल का रूप लेगा, जिससे कि अंडा निकलकर और शुक्राणु के साथ मिलकर नई पीढ़ी का निर्माण होगा, और जिसको कि आप एआई करते समय या मध्यकाल के समय पहचान पाओगे कि अंडाशय पर 2 उंगलियों और अंगूठे के बीच में इसको पहचान पाओगे हैं। उनके गुण बताए थे हमने, केवल 4 गुण, केवल फ्लूइड फील्ड और थिन वॉल्ड, कि चिकना है वो भाग, एक उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ, कन्वेक्स मीन्स ऊपर की तरफ उभरा हुआ, और उसमें कि द्रव भरे होने का एहसास होता है, और एक वो बहुत पतली झिल्ली से ढका होता है, जो कि ग्रेफियन फॉलिकल आप गुदा परीक्षण के दौरान महसूस कर सकते हैं। हालांकि इसकी क्रियाशीलता के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, लेकिन ये केवल हम रचना बता रहे हैं, इसलिए ये ही प्राइमरी फॉलिकल वास्तव में ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। ये कोई भी हो सकता है उसमें से, जो 30-60 विषय में पहला, दूसरा, चौथा को कोई भी हो सकता है, ये नहीं पता आज तक कौन सा बनेगा, लेकिन वास्तव में इसका निर्माण
प्राइमरी फॉलिकल जो कि रेस्टिंग स्टेज थी है, उससे होता है। अब मेडुला की बात करेंगे। मेडुला ये एक अंडाशय के मध्य वाला भाग है जिसमें कि खास तौर पर रक्तवाहिनियाँ, मीन्स रक्तवाहिनी बताई थी 2 तरह की होती हैं, सिरा और धमनी, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा मैट्रिक में। रक्तवाहिनियों 2 तरह की, सिरा और धमनी, इसी अंग में मौजूद होती हैं। साथ साथ इसमें नसें भी इसी अंग में मौजूद होती हैं, मीन्स नर्व, मीन्स जो इस मुख्य प्रजनन अंग में संवेदनशील क्रिया के लिए बनाई गई है कुदरत ने, या इसको संवेदनशील क्रिया के लिए जिम्मेवार होती है। हालांकि अब इसको संवेदनशील, इस धारणा को अब हम प्रैक्टिकल रूप में नहीं देते, क्यों वैज्ञानिकों ने मना कर दिया है। अदरवाइज पहले कभी न कभी आपने देखा होगा, कहीं पुरानी किताब में या लिटरेचर में पढ़ा होगा कि हम ओवरी मसाज करके भी बांझपन का इलाज करते थे। वो ओवरी मसाज इन नसों के कारण ही होता था। क्यों? इन नसों का कनेक्शन हमारे दिमाग से या उस पशु के दिमाग से होता है, और उसको और प्रजनन की प्रत्येक क्रिया का हेडक्वार्टर हमारा ब्रेन है। ब्रेन से ही वो प्रजनन की क्रिया संचालित होती है। तो इस मध्य भाग में रक्तवाहिनियाँ, नसें और दूसरे उत्तक, जोड़ने वाले उत्तक मौजूद होते हैं। लेकिन हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है पहचानना कि रक्तवाहिनियाँ, क्यों? क्योंकि इन रक्तवाहिनियों द्वारा ही अंडाशय से पैदा हुए हार्मोन इस अंग से निकलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं, और इन रक्तवाहिनियों के द्वारा ही दिमाग से निकले हुए हार्मोन अपना असर अंडाशय पर दिखाते हैं। मीन्स इस पर प्रभाव होना और इसके द्वारा प्रभाव होना, दोनों के लिए ये मेडुला जिम्मेवार है। अर्थात जितना हमने बताया था कि प्रजनन के लिए कॉर्टेक्स जिम्मेवार है, उसका इनडायरेक्ट रूप से ये मेडुला भी उतना ही जिम्मेवार है, ताकि उसके लिए इस अंडाशय में सभी पोषक तत्वों का भेजना, वेस्ट प्रोडक्ट का लाना, हार्मोन का लाना और हार्मोन का ले जाना, मीन्स दिस इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। सो अब हम सारांश में कह सकते हैं, इन रचना का बताने का पर्पस क्या हुआ कि अंडाशय उस मादा पशु के लिए या किसान के लिए किस प्रकार प्रजनन में सहायता करता है, या हमारे टेक्निकल वर्ड में कहेंगे फंक्शंस ऑफ द ओवरी, कि अंडाशय के कार्य क्या हैं उसके जीवन काल में या उसके प्रजनन काल में। सो अंडाशय के अब तक के दिए गए विवरण के अनुसार 2 कार्य हुए। क्या 2 कार्य हुए? कि पहला हमारा ओवम का उत्पादन है, या ओवम या एग या अंडा भी कह सकते हैं हम, अंडे का उत्पादन करना इस अंडाशय का ही काम है, जो कि मोटे तौर पर बताया कि जो कि प्राइमरी फॉलिकल से बनकर ग्रेफिन फॉलिकल से बाद में अंडा बनेगा। दूसरा मुख्य काम क्या हुआ? हार्मोन का उत्पादन करना, कि हार्मोन का उत्पादन करना।
और इन हार्मोन में मुख्य तौर पर अंडाशय 2 हार्मोन ही पैदा करता है। पहला ईस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, हार्मोन। जैसा कि आपको इस शब्द से ही अंदाजा लग जाएगा, ईस्ट्रोजन मीन्स ईस्ट्रस पीरियड पैदा करने वाला ये हार्मोन है जो कि अंडाशय से पैदा होता है। ईस्ट्रोजन अंडाशय से पैदा करने वाला पहला हार्मोन है। और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, जो हमने बताया था कि उसमें गर्भावस्था के लिए सभी जरूरी चीज़ें की तैयारी करना इसी हार्मोन का काम है। तो ये ध्यान रखना है, प्रोजेस्टेरॉन है तो प्रेगनेंसी है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो नो प्रेगनेंसी। तो ये भी मैं यहीं की यहीं बता दूं कि प्रोजेस्टेरॉन पैदा करना अंडाशय के कार्पस लूटियम, जो हमने कल बताया था या पहले लेक्चर में बताया कि जो कि एक अंडाशय पर एक खुरदरी आकृति के रूप में आप महसूस कर सकते हैं गुदा परीक्षण के दौरान। तो उस भाग से प्रोजेस्टेरॉन पैदा होता है। मीन्स मोटे शब्दों में या एक फील्ड वेटरिनेरियन की तरह, एक फील्ड वर्कर की तरह आप जान सकते हो कि अगर प्रेगनेंसी कायम है तो इसका मतलब वो CL के कारण है, क्योंकि उसने प्रोजेस्टेरॉन पैदा किया है। या CL है तो प्रेगनेंसी है। CL इज इक्वल टू प्रेग्नेंट एनिमल, मीन्स प्रेगनेंसी कायम रखने के लिए उस पर CL होना जरूरी है। प्रेगनेंसी अगर CL नहीं है तो मीन्स प्रेगनेंसी खत्म, मीन्स अबॉर्शन। ये इनडायरेक्टली सबूत है जो हम रिकमेंड करते हैं। क्यों आपने प्रेगनेंसी करते समय अंडाशय की छेड़छाड़ या अंडाशय का निरीक्षण नहीं करना चाहिए, जो हम बताते हैं। तो आज समझ में आया होगा कि क्योंकि अगर अंडाशय से निरीक्षण करोगे, छेड़छाड़ करोगे, थोड़ी सी लापरवाही होगी या बताए गए नियम से आप नहीं कर रहे हैं तो वो केवल खुरंड है, केवल एक छोटा सा एक खुरंड मात्र है जो कि अंडाशय की सतह के ऊपर है। अगर वो निरीक्षण करते में हट गया तो इसका मतलब नो प्रोजेस्टेरॉन। नो प्रोजेस्टेरॉन मीन्स अबॉर्शन मस्ट, कोई उसको नहीं रोक सकता। फिर बाहर से चाहे कितने ही डिपो लगा लो, चाहे प्रोटोन डिपो लगाओ, कोई भी लगा लो, बाहर से फिर उसको नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने ये अंडाशय की रचना के बारे में विवरण दिया, जो कि सीधा एक फील्ड रूप से समझने के लिए क्यों हम AI करते समय अंडाशय को नहीं छेड़ना चाहिए। डोमिनेंट फॉलिकल था उसके लिए, वो डिस्टर्ब हो सकता है। क्यों हम PD करते समय भी अंडाशय को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि हमें CL के ख़त्म होने का खतरा हो सकता है या संभावना ये बनी रहती है। इसलिए ये वो लेक्चर था ताकि आप दिमाग में ये चीज़ें खाली मेरे कहने से नहीं, समझ के ये करोगे तो फील्ड में कहीं ना कहीं आपको धोखा नहीं लगेगा। तो इसके साथ हमने जनन अंगों की और ख़ास तौर पर मुख्य प्रजनन अंग की, जो कि अंडाशय होता है मादा में, उसकी रचना का समापन किया। तो इसमें कोई अगर क्वेरीज हो या कोई समझ से आपके बाहर हो या कोई सिर के ऊपर से कोई बात गई हो तो उसका भी हम निराकरण कर सकते हैं, या कोई समझने में दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। हाँ जी, ये अंडा हमारा कितनी देर तक जीवित रहता है AI के बाद? हाँ, चलो ठीक है, हम बताएंगे इनको कि ये जो अंडे के बारे में पूछा है कि ये जो हमने जिक्र किया था प्राइमरी फॉलिकल के बाद
सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्सरी फॉलिकल बनेगा और अंतिम अवस्था ग्रेफियन फॉलिकल की जो हमने समझाई थी वो मध्यकाल में हमें ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। और मध्यकाल के ख़त्म होने के बाद हमने बताया था कि उसमें जब मेटिस्टस या दूसरा भाग चालू हो जाता है उसके लगभग 4-5 घंटे के बाद, जो कि LH हार्मोन पैदा होने के बाद ही वो अंडा ग्रेफियन फॉलिकल फूटकर जनन अंगों में आएगा। तो ये अंडा लगभग हम कह सकते हैं 24 घंटे तक मादा जनन अंगों में जीवित रहता है। लेकिन उसमें भी हम इंतज़ार नहीं करना कि 24 घंटे में AI करनी है, हमने तो केवल मध्यकाल में ही AI करनी है, क्योंकि उसके बाद उस शुक्राणुओं ने भेजे गए शुक्राणुओं को वहाँ पे जो हमने रेस्ट हाउस की बात की थी कि इस्मस एक उनके लिए विश्राम गृह है, तो उस विश्राम गृह में उस विश्राम के समय एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो कि हमने जिक्र पहले भी किया था, कैपेसिटेशन कहते हैं। और उस पूर्ण करने में, उसको पूरा करने में शुक्राणुओं को कम से कम 5 या 6 घंटे लगते हैं। तो उसके बाद ही उस अंडे को वो निषेचन करने की क्षमता पाता है। तो हमने ताकि वो समय से जो 4-5 घंटे के हीट के 4-5 घंटे के बाद अंडा निकलेगा और इधर से वो 4-5 घंटे में शुक्राणु तैयार हो जाएंगे, तो उनका मधुर मिलन सही समय पे हो जाए। इसलिए हमें उसमें मध्यकाल के अंतिम दौर में, या जिसको कहते हैं टूटते आमे में, AI करने से हमें सफलता के 100% चांसेस होते हैं। ठीक है समझ? सर जी आपने बताया था पशु वयस्क होने का टाइम 3 साल या 2.5 साल होता है। जो अमेरिकन ब्रीड आती है वो 12 मंथ में वो हीट में आती है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चे ने ध्यान दिलाया है कि हम मोटे तौर पे मानते हैं कि देसी गाय में या इवन भैंसों में उम्र हमने वयस्क होने की 3 साल बताई है, लेकिन ज़रूर ये होता है विदेशी नस्लों में या संकर नस्लों में ये उम्र घटकर हमारी 24 से 30 महीने भी हो जाती है। बहुत अच्छा अगर खान पान है, रख रखाव है, इंडिविजुअल केयर है, तो वो 24 महीने में भी उसमें मत चक्कर में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम इसको आपने बढ़ावा नहीं देना कि 24 महीने में ही पशु गर्भित कर दिया जाए या इसको AI कर दिया जाए, क्योंकि ये देखा गया है जितना जल्दी हम उसको करेंगे तो उसका उत्पादन जीवन काल वो उसका छोटा हो जाता है, या उस पशु में टोटल उत्पादन, उसके जीवन भर का उत्पादन इतना नहीं बन पाता। मीन्स और जब तक उसके दुग्ध उत्पादन के टिश्यूज या एल्वेलाई ऑफ द अडर उनको डेवलप होने के लिए भी समय चाहिए। तो हमें इसको बढ़ावा नहीं देना कि छोटी छोटी उम्र में करो। अगर किसान 2 साल में अगर कोई हीट में आ जाती है तो उसको आपने दूसरा भी मैंने एक नियम बताया था, उसका वज़न साथ साथ उम्र के साथ, ये तो हमने मोटे तौर पर बता दी थी कि उम्र इतनी होनी चाहिए, लेकिन उसमें अपने दिमाग में दूसरा पैरामीटर भी रखना है कि ये गाय में या भेड़ियों में ये वज़न का भी आपने ध्यान रखना है कि लगभग 2.5 क्विंटल उसमें ज़रूरी है, या भैंस में ये 3 क्विंटल कम से कम होना चाहिए। तो आप ये दिमाग में सवाल हो सकता है कि इसके लिए तराजू, हम भेड़ियों के लिए झोटी के लिए तराजू कहाँ से लाएं तोल के? तो ये आपके अनुभव पर डिपेंड करता है कि आप ये जब फील्ड में देखोगे कि अच्छी एक तैयार रोटी अगर वो है तो उसका चाहे 3 साल से कम भी है तो उसका हम प्रजनन के लिए AI कर सकते हैं। लेकिन 30 महीने से पहले मैं रिकमेंड नहीं करता, ना ही कोई वैज्ञानिक रिकमेंड करते। हालांकि किसान, इंडिविजुअल किसान वो इससे पहले करा लेते हैं, लेकिन उनका टोटल उसकी लाइफ देखा जाए उत्पादन स्तर वो उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इसका मोटे तो जैसे मैंने बताया था सरकारी भी हमारी रिपोर्ट लेती है तो वो 3 साल की रिपोर्ट लेती है, 3 साल के कितने एडल्ट हैं। लेकिन अगर इसको आपने 30 महीने से नीचे तो बिल्कुल नहीं लाना है।
तो उसको किसान को समझाओगे समझ जाएगा, लेकिन ये उसकी पीछे लॉजिक ये होता है।